हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी भी है, बुक में भी जब आप देखते हैं तो काफी बड़ा टॉपिक लगता है, लॉन्ग क्वेश्चन ही जनरेट करता है। लेकिन इसके जो टॉपिक है हम उनको पार्ट्स में समझेंगे। जब हम एक एक करके इनको समझेंगे तो बहुत ईजी होने वाला है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ये सेम टॉपिक आप बड़ी क्लासेस में जब पढ़ते हैं, आई मीन ग्रेजुएशन में जब पढ़ते हैं, तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब कि हम सब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आज पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की हम क्विकली स्टार्टिंग करते हैं और इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। जब साइकोलॉजी फिलोसफी से जुड़ी हुई थी तब ये बहुत आर्टिस्टिक थी, लेकिन जब ये सेपरेट हुई और धीरे धीरे आज अपनी मॉडिफाइड फॉर्म में पहुंच गई है तो साइकोलॉजी बहुत बदल गई है। ये इसी वजह से है कि साइकोलॉजी इन सब फेजेस से होकर गुजरी है और आज आप लेटेस्ट फेज में जो देखते हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे अभी एड ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक करके आपकी एनसीईआरटी की बुक से भी कवर करेंगे। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म समझाने के साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी में जितना पोर्शन है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो ये वीडियो प्लीज पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत काम का है। ये एक ऐसा बेस है जो साइकोलॉजी की पूरी आपको हिस्ट्री को समझाएगा और बहुत सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात करते हैं, अगर नाम पे फोकस करें तो स्ट्रक्चर वर्ड यहाँ से हमें मिल रहा है, पर स्ट्रक्चर किस चीज का? ब्रेन के स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की। जब स्ट्रक्चरलिज्म का पीरियड आया था तब बात हुई थी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और आप भी अपने पास कहीं नोट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। देखिए, ब्रेन का स्ट्रक्चर बताना तो बहुत आसान है क्योंकि ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बायोलॉजी का पार्ट है, ब्रेन का आप पिक्चर भी बना सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन माइंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि माइंड का कोई एक फिजिकल प्लेस नहीं है, तो उसके स्ट्रक्चर को बताना भी काफी मुश्किल काम है। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म आया इसमें एक टर्म यूज हुई, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वर्ड का मतलब होता है, लेट मी राइट समवेयर। इंट्रोस्पेक्शन जो टर्म आई यहाँ पे, उसका मतलब होता है जब आप खुद को स्पेक्ट करते हैं, खुद को इंस्पेक्ट करते हैं, खुद को एनालाइज करते हैं। तो जब स्ट्रक्चरलिज्म का पीरियड आया उस टाइम पर लोगों से उनके एक्सपीरियंस को पूछा गया, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में इंटरव्यू करना कहते हैं, है ना। वही था इंट्रोस्पेक्शन, कि हमने एक पर्सन को बिठाया या ग्रुप ऑफ पीपल को बिठाया और उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश की गई कि वो क्या बताना चाहते थे, उन्हें क्या फील हो रहा था अपने बारे में, रिगार्डिंग देयर मेंटल एक्टिविटीज या माइंड के बारे में। यहाँ पर जो भी डेटा हमको मिला उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट्स बने, लेकिन क्वेश्चन ये उठ गया कि क्या वो डेटा रियल है? क्योंकि जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमें एकदम करेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहा है? बायसनेस हो सकती है। इसी वजह से ये इंट्रोस्पेक्शन का मेथड भी कुछ खास नहीं चला और स्ट्रक्चरलिज्म का पीरियड भी उसी के साथ फेड अवे हो गया। तो अब आप मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक में आइए, जहां पर मैं आपको पेज नंबर 8 है जो मेरे पास बुक है, उसमें इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको क्विकली कवर करेंगे। साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन which is influenced to a large extent by Western development has a short history. It grew out of ancient philosophy concerned with question of psychological significance. साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी से सेपरेट हुई और बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के साथ आई। We mentioned earlier that the formal beginning of modern psychology is traced back to 1879, जब जर्मन लिप्जिग में जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी वो सेटअप हुई थी, लिप्जिग जर्मनी में हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको विलियम वुंड ने सेटल किया था, स्टार्ट किया था। Wundt was interested in the study of conscious experience and wanted to analyze the constituents or the building block of the mind. वो ये जानना चाहते थे कि जो हमारा माइंड है वो कैसे वर्क करता है, उसकी प्रोसेसिंग पे नहीं, माइंड के अंदर एग्जिस्ट क्या करता है। प्रोसेसर वाली चीज तो अलग है, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये ऐसा जानना चाहते थे कि क्या माइंड जो है वो किस चीज का बना हुआ है, क्या है माइंड के अंदर। Psychologists during Wundt's time analyzed the structure of mind through introspection and therefore were called structuralists. जिन साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म के पीरियड में वर्क किया है इस एरा में, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट। देखिए, जो ये इज्म वर्ड है ना, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको साथ साथ बताते चलूं। आप बहुत जगह नोटिस करेंगे और जहां पर अप्रोच लिखा है वो भी इज्म ही है। इज्म का क्या मतलब होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने गांधीइज्म सुना है, गांधीइज्म मतलब गांधीवाद, गांधी के जिसमें रूल्स फॉलो हुए, गांधी जी के
जो जो भी उनके थॉट्स थे वो कंसीडर करे गए। तो वो इज्म जब लग जाता है किसी चीज के आगे, तो इसका मतलब वो उस पीरियड की बात हो रही होती है जिस पीरियड में उसी पर्सन के या उस ग्रुप ऑफ पीपल के या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के थॉट्स को एक्सेप्ट किया जाता था। तो स्ट्रक्चरलिज्म में जो एरा थी, जो पीरियड था, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में जो भी ओपिनियंस दिए गए, जो भी थॉट्स दिए गए, जो भी डिस्कवरी की गई, वो सारी स्ट्रक्चरलिज्म में आ गई। ठीक है, क्योंकि इज्म लगा है ना, तो स्ट्रक्चर वाले फेज में ये पहला टाइम था जब माइंड के स्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा था। चलिए बुक में आ जाइए मेरे साथ वापस। However, introspection as a method did not satisfy many other psychologists. बहुत सारे और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें नहीं समझ में आया, जो इसको एग्री नहीं कर रहे थे। It was considered less scientific because the introspective reports could not be verified by outside observer. बाहर देखने वाले जो लोग थे, मतलब जो उनको एनालाइज कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकी इस चीज से, है ना, इस तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं हो सके, क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं दूसरा पर्सन कितना बात को ट्रू बोल रहा है या सच बोल रहा है, फेक कर रहा है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। अब क्या होता है, देखिए हर चीज का एक फेज होता है, वो फेज जब गुजर जाता है तो कुछ नया आता है। आपने म्यूजिक में देखा होगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा होगा, एक पर्टिकुलर सिंगर का एक टाइम चलता है, काफी दिनों तक चलता है, काफी सालों तक चलता है, या शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है। फिर दूसरा कोई सिंगर आता है और वो उस पूरे को हटा के अपना उसका टाइम शुरू हो जाता है ना। आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। एक टाइम था हिमेश रेशमिया का म्यूजिक चलता था, अभी अरिजीत सिंह का टाइम आया। इस तरीके से जो फेज है वो बदलते रहते हैं, कुछ भी परमानेंट तो रहता नहीं है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के पीरियड के बाद आई फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या फोकस करती थी? अब ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच देने वाले लोग क्या कहलाएंगे? फंक्शनलिस्ट। ठीक है, जो फंक्शनल अप्रोच पे वर्क कर रहे थे, और यहां से हमने वर्ड उठा लिया फंक्शन। तो ये किस चीज की बात करेंगे? फंक्शन ऑफ माइंड। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको समझने में। फंक्शन ऑफ माइंड, ब्रेन के फंक्शन आप जानते हैं ना, कि ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को सिग्नल्स देता है, बहुत सारी चीजें ब्रेन की होती है। अगेन मैं फिर ब्रेन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, हम माइंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब हमने पहले दिन साइकोलॉजी पढ़ी थी, आपको पहला लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमें ब्रेन पे कम फोकस करना है, हमें माइंड पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि साइकोलॉजी इज मोर अबाउट माइंड एंड ऑल्सो अबाउट ब्रेन, बट मोर अबाउट माइंड। लेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रेन के बिना तो माइंड की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम आते हैं इस टॉपिक पर कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या कहती है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच ये कहती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइंड। माइंड का फंक्शन क्या है? अब माइंड का फंक्शन आप कैसे देखते हैं? आप कब किसी पर्सन को इंटेलिजेंट कहते हैं? मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आप किसी पर्सन को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये बहुत का क्या मतलब है? इस बहुत का मतलब ये हो गया कि आप उस पर्सन की एक लिमिट बता रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट है मतलब काफी दूर तक इंटेलिजेंट। अगर हम रेंज वाइज समझने की कोशिश करें उसको, एक अपने माइंड में कुछ पिक्चर बनाइए कि बहुत का मतलब हो गया काफी सारा, राइट? तो ये उसकी फंक्शनैलिटी की बात करें। कुछ ना कुछ उस बच्चे ने या उस पर्सन ने ऐसा परफॉर्म करके दिखाया, कुछ ना कुछ उसकी फंक्शनिंग ऐसी रही, कुछ ना कुछ उसका रिपोर्ट कार्ड ऐसा रहा, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट ऐसा रहा, जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि वो पर्सन बहुत ब्रेनी है, वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। तो आप उसकी फंक्शनैलिटी पर ही फोकस कर रहे हैं। और यही काम कर रहे थे हमारे फंक्शनलिस्ट अप्रोच पर वर्क करने वाले डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कहा कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस ना करके माइंड के फंक्शन पे वर्क करना चाहिए। इतना ही इनका कहना था। और ये लोग कौन थे? ये थे फंक्शनलिस्ट अप्रोच को देने वाले डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। तो अब मेरे साथ फिर से बुक पे आ जाइए। इनकी बहुत मोटी मोटी बात है कि हमें जो पिछली चीज है उस पर वर्क ना करके इस चीज पे वर्क करना है, फंक्शन ऑफ माइंड पर। आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो पेज नंबर 8 पर आ जाइए, और जो सेकंड पैराग्राफ है जहाँ पे फंक्शनलिस्ट आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये पूरी टर्म आपको क्लियर हो जाएगी। An American psychologist, William James, who had set up a psychological laboratory in Cambridge, soon after the setting up of the Leipzig laboratory, developed what was called a functionalist approach to the study of the human mind. विलियम जेम्स बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, जो भी हम बात कर रहे थे, साइकोलॉजी शुड इंस्टेड स्टडी व्हाट द माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस इन मेकिंग पीपल डील विद देयर एनवायरनमेंट। हमें ये समझना है कि हमारा माइंड किस तरह से वर्क करता है, क्यों हम इस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे हम लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने लग जाते हैं।
For example, functionalists focused on how behavior enable people to satisfy their needs. According to William James, consciousness as an ongoing stream of mental processes interacting with the environment form the core of psychology. A very influential educational thinker of the time, John Dewey, used functionalism to argue that human beings seek to function effectively by adapting to their environment. तो ये बात वही है जो बुक में दी है, यही मैंने आपको अभी समझाया कि किस यही हमारा मेन फोकस रहा कि फंक्शनैलिटी कैसे होती है माइंड की, तभी तो हम बिहेव करते हैं, इस चीज पे हमने फोकस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी पे। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी वैसे तो चैप्टर 5 में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि अभी हम चैप्टर 5 तो बहुत दूर है, उतना तो हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या है? जो गेस्टॉल्ट्स थे, गेस्टॉल्ट और इसके आगे एस लगा लीजिए, ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे हम स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट की बात कर रहे थे। तो गेस्टॉल्ट्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये एरा क्रिएट करी, जिनके नाम से गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जानी गई। इस एरा में साइकोलॉजी पर वर्क करने वाले गेस्टॉल्ट्स थे, और ये पता है बड़ी सिंपल सी बात कहते थे। इनकी फिलॉसफी क्या थी, आई मीन इनकी साइकोलॉजी क्या थी, साइकोलॉजी बोलेंगे हम यहाँ पे। इनका ये कहना था कि ये किसी भी चीज को होल कंसीडर करते थे, WHOLE, होल कैसे कंसीडर करते थे? जैसे कि अगर आप एक फ्लावर पॉट देख रहे हैं तो उसमें उस पॉट की अपनी एक वैल्यू है और फ्लावर की भी अपनी एक वैल्यू है, आपको वो दो चीजें एक साथ नजर आती है तब आप उसको एज अ होल देखते हैं, लेकिन उसके अंदर आने वाले डिफरेंट पार्ट्स की भी वैल्यू है, वो भी जो पार्ट्स हैं वो भी अपने आप में होल हैं। बस यही इनका कहना था। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इस बात पे फोकस करती थी कि जिस तरह से मान लीजिए आप एक मूवी देख रहे हैं, तो मूवी में आप तो कह देते हैं हमने 3 आवर्स की या 2 आवर्स की एक मूवी देखी, लेकिन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वहां पे जो आपका माइंड है वो डिफरेंट चीजों को जो व्यू कर रहा है, आपके जो परसेप्चुअल प्रोसेसेस हैं, जैसे आप जो उसे परसीव कर रहे हैं वो एज अ होल परसीव कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी है। ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज कि वो ये कहते हैं कि आप किसी भी चीज को जो देखते हैं एज अ होल देखते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, पर उनके हिसाब से वो ट्रेन तो है, लेकिन वो जो ट्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, वो भी अपने आप में वैल्यू रखते हैं। हम किसी भी चीज को एज अ होल देखते हैं, राइट, विच इज ओके, बट उसके पार्ट्स भी अपने आप में एज अ होल वैल्यू रखते हैं। ये बात इन्होंने कही। तो इन्होंने कहा कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने ये कहा कि जो माइंड है, अब बात तो हम माइंड की कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करी थी, जो माइंड है वो डिफरेंट परसेप्चुअल प्रोसेसेस के अक्रॉस आता है। आपने कहा कि आपने देखा, पर देखना इज नॉट द ओनली थिंग जो आपने करी। आपके माइंड ने सिर्फ देखा नहीं है उस चीज को, आपके जब आपने किसी चीज को देखा तो देखा, परसीव किया, जो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस किया, वो उसकी जो इमेजेस हैं वो आपके रेटिना पे बनी, ये सब कुछ एवरीथिंग इज कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। बड़ी डिफरेंट बात ये करते थे, मगर बात बड़ी सिंपल थी। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और उनकी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को समझ लेते हैं कि बुक में क्या कहना चाह रहे हैं। In the early 20th century, a new perspective called Gestalt psychology emerged in Germany as a reaction to the structuralism of Wundt. ये लाइन को समझ लीजिए, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म इसमें कहीं कंसीडर है। नहीं, वैसे तो अगर आप ग्रामेटिकली इसको समझ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन पे ये आई थी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। इट फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस। अभी क्योंकि परसेप्चुअल वर्ड आपको डिफिकल्ट लग सकता है तो आपको शायद बात समझ में ना आए, बट बेसिकली परसेप्चुअल का मतलब होता है जो हमारे, जब हम चीजों को परसीव करते हैं, वहीं से ये वर्ड बना है कि हमारे जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनको इकट्ठा करना, किसी भी चीज को परसीव करने के जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, मींस एवरी स्टेप इंक्लूडेड इन दैट वो सबका जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड, द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यूड that when we look at the world, ध्यान से समझिएगा, when we look at the world, our perceptual experience is more than the sum of the components of the perception। जब हम दुनिया में किसी भी चीज को देखते हैं, परसीव करते हैं, तो वो जो हमें ऐसा होल नजर आता है वो उसके जो पार्ट्स हैं वो उन सबका मिलकर टोटल होता है। वही वाली बात की मैंने कहा कि वो तो ट्रेन है, आपने तो यहाँ पे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, वो ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन तो है, ऑब्वियसली वो ट्रेन तो है ही है, बट वो ट्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका मिलकर वो ट्रेन बनी है। आप किसी भी चीज को होल देखते हैं बट वो हर चीज के पार्ट को भी वैल्यू देते हैं।
Okay, when for example light from a series of flashing bulbs falls on our retina, we actually experience movement of light. When we see a movie, ये तो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया ही था, we actually have a series of rapidly moving images of still pictures falling on our retina. Thus our perceptual experience is more than the elements. हमारा जो perceptual experience होता है वो उन एलिमेंट से कहीं ज्यादा होता है. Experience is holistic, it is a gestalt. ये जो लाइन है ये चैप्टर 5 पढ़ने के बाद आपको बेहतर समझ में आएगी. फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए लाइन कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. चलिए आगे पढ़ेंगे. चैप्टर 5 में ये ऐसा ये भी कहना है तो हमें भी पढ़ना ही है. अब आते हैं बिहेवियरिज्म पर. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एरा है, मेरी तो बहुत फेवरेट है, और ये आपको जोड़ेगी चैप्टर नंबर 6 से. राइट इसके बाद जो 2 एरा आएंगे, 2 फेज आएंगे, वो आपके क्लास 12th में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है. फिलहाल बिहेवियरिज्म पे आते हैं. ये सब तो आपके 11th में है, ये चैप्टर 5 से है और ये चैप्टर 6 से है. राइट तो बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म वो एरा है, देखिए यहाँ पे आपको बड़े ही इजीली कौन सा वर्ड फोकस में आ रहा है, बिहेवियर. राइट तो बिहेवियर पे हम फोकस करेंगे. तो इन्होंने कहा कि इस टाइम पर बिहेवियरिज्म वो इज्म था, वो एरा थी, वो फेज था जब सारे साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर पर फोकस कर रहे थे. उन्होंने ये कहा साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कि वो एरा था जो सबसे ज्यादा लंबा चला, ये वो एरा था जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए ह्यूमंस पर, एनिमल्स पर, बहुत सारी थ्योरीज बनी, मोटिवेशन, लर्निंग और भी बहुत कुछ. तो ये बहुत ही बड़ा फेज है, इसलिए मैंने आपको बोला बहुत इंटरेस्टिंग है. और ये अपने आप में एक सेपरेट क्लास है, कह सकते हैं, टॉपिक भी नहीं. तो बिहेवियरिज्म मेजरली क्या कहता था, अब कितना भी बड़ा सही, मुझे तो आपको समराइज करके बताना ही है अभी कि क्या हुआ बिहेवियरिज्म में. बिहेवियरिज्म में ये कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इस टाइम पर जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी कर रहे थे और वो साइकोलॉजी को उसी नजर से देख रहे थे. उनका कहना था कि जब आप किसी के बिहेवियर को परसीव करते हैं, बिहेवियर को फोकस करेंगे, तब आप उस पर्सन को समझेंगे. उसका माइंड का रिफ्लेक्शन उसका बिहेवियर है. हमारे जो माइंड है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या हमारी चीजें, हम जैसा रिएक्ट कर रहे हैं वो है. यही वो टाइम था जब SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ. स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है वो हमारे लिए स्टिमुलस हो सकती है. स्टिमुलाई इज अ सिंगुलर वर्ड, स्टिमुलाई हो सकती है, उसको हम हमेशा एक रिस्पॉन्स जरूर देते हैं. और रिस्पॉन्स भी तभी निकलता है जब कोई स्टिमुलाई होता है. राइट तो ये ऐसा रिलेशनशिप था. ये तो खैर अभी का काम नहीं है, इसका आगे आएगा. तो बिहेवियरिज्म इज ऑल अबाउट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि किस तरह से इंसान जो है वो रिएक्ट करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है. आप किसी पर्सन को मोटिवेट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका बिहेवियर बदल जाएगा. आप किसी पर्सन को डिस्करेज कर देंगे, उसका बिहेवियर बदल जाएगा. तो बिहेवियर को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं. और बिहेवियर की बेसिक यूनिट को क्या कंसीडर किया गया था, रेस्पॉन्स को. हम जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे उसी से हमारा बिहेवियर पता चलेगा. अगर आप एकदम शांत खड़े हो जाएं तो आपको जज करना मुश्किल हो जाएगा. ऐसा होता भी है ना, जो लोग बहुत ज्यादा शांत नेचर के होते हैं उनके बारे में हम कम प्रेडिक्शन बना पाते हैं, उनके बारे में कम बातें एनालाइज कर पाते हैं. हालांकि फिर ये कह देते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं और बोलते नहीं है. वो बातें बनाने के लिए तो खैर ह्यूमन बीइंग की एक बड़ी अच्छी टेंडेंसी है, किसी भी फेज में बना लेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, मैं अगर सेंटर पे आऊं तो हम ये कहेंगे कि जो जो पर्सन ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं अपने, हम उन्हीं के बारे में ज्यादा चीजें निकाल पाते हैं. जो लोग साइलेंट रहते हैं, कम बोलते हैं, उनके बारे में चीजें पता करनी मुश्किल होती हैं. तो यही बिहेवियरिज्म में समझाया भी गया कि जो बिहेवियर है वो आपके रिस्पॉन्स का ही एक रिफ्लेक्शन है. आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे उसी से आपका बिहेवियर आइडेंटिफाई होगा, और रियल लाइफ में ये होता भी है. आइए अब बुक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहेवियरिज्म वाले पैराग्राफ की, जो कि पेज नंबर 8 पर अगेन अभी है. Yet another reaction to a structuralism came in the form of behaviorism. Around 1910, John Watson rejected the idea of mind and consciousness as subject matter of psychology. अभी तक जितनी चीजें हो रही थी उनको डिस्कार्ड करा गया. यानी कि क्या क्या डिस्कार्ड हो गया, फंक्शनलिस्ट डिस्कार्ड हो गया, इंट्रोस्पेक्शन तो हो ही गया था पहले, स्ट्रक्चरलिज्म भी डिस्कार्ड हो गया. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाइक इवान पैवलॉव. ही वाज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. He was a behaviorist, Ivan Pavlov. Ivan Pavlov on classical conditioning. For Watson, mind is not observable and introspection is subjective.
देखिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड है ना, ये इस पर बेस्ड थ्योरी है, आगे चल के चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी थ्योरी है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड वहाँ से आपको क्लियर होगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि किसी भी स्टिमुलस को देखकर जब हम बार-बार सिमिलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को एग्ज़िबिट करते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है हमारी उस चीज़ को वैसा करने की, तो उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अभी शायद आपको बहुत अच्छे से बात ना क्लियर हो, बट आगे ही चल के होगी, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अभी हम बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे थे। फॉर वॉटसन माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल, माइंड को हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर इसको वेरीफाई भी नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल। इन्होंने कहा कि जो चीजें वेरीफाई की जा सकती हैं, ऑब्जर्व की जा सकती है, साइंटिफिक साइकोलॉजी को उसी को करना चाहिए। और क्या वेरीफाई किया जा सकता है, क्या ऑब्जर्वेबल है, हमारा बिहेवियर। तो इसी वजह से बिहेवियर पर फोकस करते थे। He defined psychology as a study of behavior or responses which can be measured and studied objectively. Behaviorism of Watson was further developed by many influential psychologists who are known as behaviorists. मैंने अभी आपको ये बात बता दी है. Most prominent among them was Skinner, who applied behaviorism to a wide range of situations and popularized this approach. Skinner ने अपने एक्सपेरिमेंट्स से इस अप्रोच को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट्स आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिलेंगे। वी विल डिस्कस स्किनर्स वर्क लेटर इन दिस टेक्स्ट बुक। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं साइको एनालिसिस और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरफ। इन दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ऑल्दो ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो चलिए उसी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको बोरिंग भी ना लगे और आप पढ़ भी लें, क्योंकि पढ़ना तो है ही सिलेबस में है। तो फ्रॉइडियन अप्रोच जो है, ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ साइकोडायनामिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लास 12 में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, बट अभी भी आप समझ सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड अकेले पर्सन, अभी आपने नोटिस किया यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल थे, बट फ्रॉइडियन अप्रोच जो है वो अकेले सिगमंड फ्रॉइड ने क्रिएट करी थी। ये अलग बात है कि जो उनके साथ वर्क करने वाले लोग थे, क्योंकि नाम से ही है फ्रॉइडियन, उनके नाम से ही क्रिएट हो रखी है, तो इसका मतलब ही साफ है कि वो अकेले ही रहे होंगे जिन्होंने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। लेकिन उनके बाद बहुत सारे लोग आए, जैसे एल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नी, एरिक एरिक्सन, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको न्यू फ्रॉइडियन कहा गया, जिन्होंने फ्रॉइडियन के वर्क पर ही और वर्क किया, लेकिन उनके बाद में वर्क किया। तो फ्रॉइडियन अप्रोच क्या कहती है, फ्रॉइडियन अप्रोच साइकोलॉजी की क्या कहती है, ये हमें अभी समझना है, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि जो हमारा माइंड है उसके 3 स्टेजेस होती हैं, 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इन्होंने कहा ये 3 चीजों से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और यही जो है वो हमारे माइंड को डायरेक्ट करते हैं। हमारा माइंड इन 3 स्टेट से एसोसिएटेड है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अनकॉन्शियस को दी। अनकॉन्शियस तो आप समझते हैं ना कि कोई पर्सन जब अपने होश में नहीं रहता तो उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्सन बेहोशी की हालत में रहता है तो उसके माइंड को स्टडी करते हैं, नहीं, एकदम क्लियर कर लीजिए अपने माइंड को। उन्होंने ये कहा कि वो चीजें जो हमारे अनकॉन्शियस में जाती हैं वो हमें बिल्ड करने में ज्यादा हेल्प करती है। तो अनकॉन्शियस को उन्होंने माइंड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताया। अब आते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे। ये मैं एक साथ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दोनों टॉपिक साथ में चल रहे हैं, तो वहीं पर एक साथ कवर कर लेंगे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी, ये फोकस करती थी ह्यूमन पर। ये वर्ड दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ह्यूमन। इनका ये कहना था कि जो ह्यूमन का जो माइंड है वो सेल्फ की तरफ बढ़ता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए वर्क करता है। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स, इनके नाम इसमें कुछ फेमस नेम्स हैं जो आते हैं, अभी बुक में भी मिलेंगे। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इन्होंने मेजरली यही बात करी थी। तो चलिए बुक से मैं इसको क्विकली कवर करा देती हूँ, बहुत डिटेलिंग इसकी कर ही नहीं रही हूँ जो आपको कोई प्रॉब्लम आए। थोड़ा स्पीड में मैं यहाँ से पढ़ूंगी, मेरे साथ जरा फास्टली कवर करिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, एंड आई एम श्योर कि समझ में तो जरूर आपको आ रहा होगा, लेकिन लेंदी लग रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं। Although behaviorists dominated the field of psychology for several decades after Watson, a number of other approaches and views about psychology and its subject matter were developing around the same time. One person who shook the world with his radical view of human nature was Sigmund Freud, जो मैंने आपको बताया। Freud viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflicts। यही बात अभी मैंने डिस्कस की थी कि उन्होंने कहा कि जो हमारा माइंड है और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमारे अनकॉन्शियस से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। उन्होंने साइको एनालिसिस को क्रिएट करा। साइको एनालिसिस एक थ्योरी भी थी और एक थेरेपी भी थी। एक थ्योरी भी थी साइको एनालिसिस, जिस पर वर्क होता था, जिसके अकॉर्डिंग वर्क होता था, और थेरेपी भी थी।
एज अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड क्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसकी हेल्प से, क्योंकि थेरेपी थी, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो नॉर्मल होता है ह्यूमन, उसको ट्रीट करने में काम आती थी। बड़ी सिंपल लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। While Freudian psychoanalysis viewed human being as motivated by unconscious desire for gratification of pleasure-seeking desires, the humanistic perspective क्या कहता था? In psychology took a more positive view of human nature. Humanists such as Carl Rogers and Abraham Maslow, जिनके नाम अभी मैंने लिए थे, emphasize the free will of human beings and their natural striving to grow and unfold their inner potential. इनका ही कहना था ह्यूमन के अंदर एक नेचुरल इनबॉर्न टेंडेंसी होती है कि वो ग्रो करे, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करे, और इसके अलावा वो अपने सेल्फ को हमेशा ग्रो करने में लगा रहे। ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है। तो माइंड पर्सन का उसी तरीके से काम करता है, हर पर्सन का, ऐसा ये कहते थे। They argued that behaviorism, with its emphasis on behavior as determined by environmental condition, undermines human freedom and dignity and takes a mechanistic view of human nature. वो कहते थे कि behaviorism जो है बहुत मैकेनिकल है, जो हमारा व्यू है वो रियल है, हर कोई अपने व्यू को ऑब्वियसली फोकस करता है। अब इसके बाद आई दो अप्रोचेस जिनको हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा फॉलो होती हैं। देखिए, एक वर्ड है कॉग्निशन, जिसके बारे में मैंने आपको डे 1 ही बता दिया था कि ये आपको हर दूसरे दिन मिल जाएगा और इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको कॉग्निशन वर्ड अच्छे से समझा रही थी। मैंने एक शॉर्ट भी क्रिएट किया है कॉग्निशन वर्ड पर, और तो उसको भी आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या होती हैं, कॉग्निशन का प्रोसेस क्या होता है। तो क्योंकि मैं उसको अगर बार-बार रिपीट करती रहूँगी तो आपको शायद डिफ़िकल्टी होगी, वीडियो बहुत लेंथी होता जाएगा। हम लास्ट 2 अप्रोचेस की बात करते हैं, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब, चलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा बता के ही चलती हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिना बताए। कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारा ब्रेन जो भी फंक्शन करता है, मतलब हमारा माइंड जितनी एक्टिविटीज़ करता है, हमारे माइंड के जो एक्शंस होते हैं, वो सब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में आते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का व्यू ये था कि आप माइंड को बिहेवियर की फॉर्म में देख चुके हैं, आप माइंड को और डिफरेंट स्टेट्स में देख चुके, लेकिन माइंड एक्चुअली में क्या है? माइंड है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का एक सम अप अगर हम कर दें। यानी कोई पर्सन कैसे सोचता है, कितना अच्छी उसकी स्पीड है, कितने मिनिमल वो मूव्स करता है, कितनी उसके वर्क में एक्यूरेसी है, इन सबको, सारी एक्टिविटीज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, परसेप्चुअल स्पीड, एवरीथिंग, ये सब हमारे मिलके क्या बन जाती है? कॉग्निशन। और इस एरा में, इस टाइम में, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में यही कहा गया कि जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वही हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करती हैं। हम कहते हैं ना किसी पर्सन का माइंड बहुत शार्प है। कैसे कहते हैं? क्योंकि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हम जज कर रहे होते हैं, उसके सारे एक्शंस को हम कर रहे होते हैं। ये आपको कुछ सिमिलर लगेगी फंक्शनल अप्रोच से, सिमिलर लगेगी, बट सिमिलर है नहीं। वहाँ पे जो चीज़ें थी वो प्रोसेस की बात करती थी। यहाँ पे जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो ये दिखाता है कि आप माइंड को एज़ अ होल इन सब का एक सम अप कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट ये है, कंस्ट्रक्टिविज्म में जितने साइकोलॉजिस्ट ने वर्क किया वो ये कहते हैं कि हम अपना माइंड खुद क्रिएट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्रिएट तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं माइंड को? माइंड तो एग्जिस्ट पहले से करता है, हम उसको बेटर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अपने सोशल और जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट हमारे पास है, उससे इंटरेक्शन करके हम अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ बिल्ड है उसको और बेटर बनाते जाते हैं। तो इस तरीके से माइंड का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये 2 जो अप्रोचेज़ हैं लास्ट रह गई हैं, और मैं फटाफट से आपको यहाँ पे इसको रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो मेन चीज़ कही गई है, मेरे साथ आ जाइए आप पेज नंबर 10 पर आ जाइए। थोड़ा पोर्शन छोड़ के चल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। मुझे तो बस ये लग रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहेंगे या नहीं, इसकी लेंथ देखकर ही पता चला आप वीडियो ना देखना चाहें। तो चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि कुछ और भी डिसिप्लिन्स आए। एस्पेक्ट्स ऑफ गेस्टॉल्ट अप्रोच, पेज नंबर 10 पे मेरे साथ आ जाइए। Aspects of Gestalt approach and structuralism were combined and led the development of the cognitive perspective, which focuses on how we know about the world. हम दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं, यानी हमारा cognition कैसे वर्क करता है। Cognition is the process of knowing. बहुत सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है, ये लाइन बहुत बेहतरीन है कि cognition is the process of knowing. अब knowing देखने में तो छोटा वर्ड लग रहा है, मगर इसके अंदर बहुत कुछ इंक्लूड है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस बाय विच आर नॉलेज ऑफ द वर्ड डेवलप। आप किसी भी चीज़ को जानते हैं तो बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, बहुत सारी चीज़ों को आपका ब्रेन जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, वो सब कुछ कॉग्निशन का पार्ट है।
making us able to deal with the environment in specific ways. Some cognitive psychologists view the human mind as an information processing system like the computer. Mind, according to this view, is like a computer and it receives, processes, transforms, stores and retrieve information. ये अप्रोच ये भी कहती है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ही टेक्निकल है, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, फिर रिसीव करता है, फिर स्टोर करता है, फिर प्रोसेस भी करता है, आगे फॉरवर्ड भी करता है। तो ये सब क्या कैसे होता है, किसी मशीन में होता है जो हमारा माइंड कर लेता है। दिस व्यू ऑफ समटाइम्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, यही से कंस्ट्रक्टिविज्म का जो फेज है वो आया, इसी से जुड़ा हुआ है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में जो प्याजे थे, जीन प्याजे, उन्होंने ये कहा, प्याजेज व्यू ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विच विल बी डिस्कस लेटर इन कंसीडर्ड अ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड, कि कैसे माइंड डेवलप होता है। ये नोटिस किया जाता है बच्चों में, जब बच्चा दुनिया में आता है तब से लेके 18 ईयर्स के पीरियड तक उसका माइंड कैसे डेवलप हो रहा होता है, वो फेज कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। वो क्योंकि वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव पर ही ये बेस्ड है, जो इसको मैंने अलग अलग कर दिया है लेकिन ये इस पर ही बेस्ड है। ऑल राइट, इन अदर वर्ड्स, while for Piaget, I think I missed something. Another Russian psychologist, Vygotsky, went even further to suggest that the human mind develops through social and cultural processes in which the mind is viewed. इन्होंने ये कहा, विगोट्स्की ने कहा कि जो हमारा माइंड है वो सोशल और कल्चरल प्रोसेसेस से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। In other words, while for Piaget children actively construct their own mind, Vygotsky took a view that the mind is a joint cultural construction and emerges as a result of interaction between children and adult. उन्होंने कहा कि बच्चे तो खुद अपना माइंड क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका व्यू थोड़ा सा बदल गया। तो ये एक बड़ा टॉपिक था जो आज हमने कवर कर लिया है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा इन सारे पॉइंट्स के बारे में लिखना है और आपको बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप और बेहतर समझना चाहते हैं कि इन टॉपिक्स को लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे करनी है, तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें ज्वाइन करिए, जो कि आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहाँ आपसे मिलती हूँ। अभी इतने बड़े वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड प्लीज प्रेस वन like button also, it is very motivating, and I will see you super soon in the next video. Till then, take care, bye bye.